हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और एक्लॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने फिर से मौजूद हूँ और एक और सेशन के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो सेशन है वही जो इस रिवीजन सीरीज में साइंस की क्लास के अंतर्गत हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 3। इसका मतलब है इससे पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो चैप्टर्स भी पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। बाकी तीसरे चैप्टर का ये छठा पार्ट है, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स ये चैप्टर है और कई सारे पार्ट्स, ये कई सारे कॉन्सेप्ट को इसमें में समझना है। तो इसे मैं कई पार्ट्स में छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसी क्रम में मैं आपके सामने अभी फिलहाल 6 पार्ट के साथ मौजूद हूँ। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। छठे पार्ट के ऊपर बात करेंगे। आज क्या बात करने लायक है हमारे डिस्कशन के अंदर? देखो, आज भी कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर मैं करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नया चैनल है तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे तो ही इस चैनल का कल्याण होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये काम करें अपने साइड से। बाकी मैं कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है जी। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स के ऊपर, ठीक है ना। देखो, हमारे पास जो मेटल्स आते हैं, अब आयरन की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो या फिर किसी गोल्ड सिल्वर की बात करो, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल इस नेचर में, इस दुनिया में यूं ही फ्रीली अवेलेबल होता है। ये बात ठीक है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं। वो सारे के सारे नहीं होते। फ्री स्टेट्स में जो मेटल्स पाए जाते हैं ना, वो कुछ गिने चुने होते हैं जो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, या फिर प्लेटिनम हो गया। ये सब एक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे होते हैं। तो इस तरीके के कुछ गिने चुने ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो सिल्वर वगैरह आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाएगा, लेकिन इन मेटल्स से हट करके अगर बाकी मेटल्स की बात करें, बाकी मेटल्स में जैसे आयरन हो गया, या फिर कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब मेटल्स ही तो है। ये तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो जिन चीजों में ये मेटल्स मौजूद है, जिनसे इन मेटल्स को एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन चीजों को हम मेटल का ओर्स कहते हैं। ये बात आप सबसे पहले समझ लो क्या मैं बोल रहा हूं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक बात है। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जैसे कुछ गिने चुने मेटल्स हैं, उसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे जो मेटल्स होते हैं वो तो कंबाइंड स्टेट में मौजूद होते हैं, ऐसे फ्रीली अवेलेबल होते नहीं है। और जिस मटेरियल के अंदर वो मौजूद होते हैं उनको हम लोग ओर्स कहते हैं। अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर्स होते हैं। ओर्स को हम लोग मेटल्स ओर भी कहते हैं। जैसे आयरन के अपने ओर्स है, कॉपर के अपने ओर्स है, एल्यूमिनियम के अपने ओर्स है। और ओर्स एक प्रकार का मिनरल ही होता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ओर्स जो है ना, एक प्रकार का स्पेशल मिनरल होते हैं जिसमें किसी खास मेटल का अमाउंट ज्यादा होता है, और इन्हीं ओर से मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के जरिए मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा साइंस है। हमारे आसपास जो मेटल हमें मिलता है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर हम उसे अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और ओर्स क्या है? ओर्स एक तरीके से मिनरल है, स्पेशल मिनरल, जिसमें किसी खास मेटल की मात्रा ज्यादा हो सकती है, अमाउंट ज्यादा हो सकता है। और उस मिनरल से अगर उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है तो उसी खास मिनरल को ओर्स कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ओर्स एक प्रकार का स्पेशल मिनरल है। हालांकि सारे मिनरल्स को हम ओर्स नहीं कह सकते। मिनरल वो चीज है जो इस नेचर में मौजूद है और इसके अंदर मेटल होते हैं, लेकिन कुछ खास तरीके के मिनरल जो थोड़े स्पेशल है उसको हम लोग ओर्स के कैटेगरी में जानते हैं। जैसे हेमेटाइट की बात कर ले, ये एक प्रकार का ओर है, इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बॉक्साइट की बात कर ले, ये भी एक प्रकार का ओर है, बहुत फेमस है, एल्यूमिनियम का ये ओर है, इससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो क्या ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, ये सब जिसे ओर हम लोग कहते हैं, क्या इनको मिनरल्स कह सकते हैं? देखो, ये मिनरल भी है और ओर भी है।
मिनरल्स एक जनरल टर्म है, जैसे मान लो बहुत सारे मिनरल्स है, ये एक गोला मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं मिनरल्स। और इसमें अगर कुछ स्पेशल मिनरल है जिसमें किसी खास मेटल का अमाउंट ज्यादा है और उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है, तो इसी स्पेशल मिनरल को हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। दिस इज ओर इज समथिंग स्पेशल मिनरल, वी कैन से दैट। तो इसलिए क्या ये लाइन बोली जा सकती है, दुनिया में जितने भी मिनरल्स है ना, वो सारे के सारे ओर्स नहीं है, लेकिन सारे के सारे ओर्स मिनरल्स है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, but all minerals are not ores. Special minerals are called ores, which having high amount of certain metal, and extraction of metal from that mineral is economically beneficial. Then that mineral is technically known as ores, we can say that. और मिनरल क्या है, अर्थ क्रस्ट में, इस नेचर में मौजूद एक तरीके का रिसोर्स आप कह सकते हैं इसको। सो अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ का जो क्रस्ट होता है, पृथ्वी की जो ऊपरी एक तरीके से लेयर होता है, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। इवन सम मेटल्स आर आल्सो फाउंड इन सी। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। पानी में भी होता है ना, सोडियम क्लोराइड एक तरीके का सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक तरीके का सॉल्ट है ना। इसमें सॉल्युबल सॉल्ट ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि रिसोर्स ही है हमारे लिए, है ना। So the elements or compounds which occur naturally in the Earth's crust are technically known as minerals. अभी मैंने क्या बोला था कि minerals एक तरीके से हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है, जो कंपाउंड के रूप में हो सकता है या फिर एलिमेंट के रूप में हो सकता है, और ये नेचुरली पाया जाता है ना। दिस इज समथिंग naturally occurring substance, we can say that. But special minerals are also present हमारे आसपास। अलग तरीके के स्पेशल मिनरल्स भी होते हैं एट सम प्लेसेस। some minerals, we can say that some minerals contains very high percentage of particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. तो कई बार ओर्स और मिनरल में डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हाँ, सभी ओर्स मिनरल्स है, लेकिन स्पेशल मिनरल्स जिनसे किसी कोई मेटल ज्यादा मात्रा में उसमें पाया जाता है और उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है, तो ऐसे मिनरल्स को ओर्स कह सकते हैं। तो एक तरीके से मैग्नेटाइट है। अगर मैग्नेटाइट को आप ओर्स कहते हो, तो आप कह सकते हो कि एक स्पेशल मिनरल है जिसमें आयरन ज्यादा होता है और इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये बॉक्साइट एक स्पेशल मिनरल है जिसे हम बॉक्साइट का ओर मतलब एल्यूमिनियम का ओर कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में होता है और एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो दैट इज समथिंग। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो मेटल हमें मिलते हैं ना, कुछ फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ अपने ओर्स में होते हैं या मिनरल्स में होते हैं, और उनसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और यही अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? ओके। आ जाते हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी और से मेटल को निकालना, है ना। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज तो जानते हैं, पहले के सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल के एक सीरीज बने हुए हैं, जैसे पीएससी का माजिल हाई कोर्ट में सो गया, वो गाना याद करो, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब आते हैं, है ना। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब काफी नीचे है, ये काफी कम रिएक्टिव है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखे है, यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. इस एक्टिविटी सीरीज के कॉन्सेप्ट के बेस पे आप समझने का एक तरीके से एफर्ट ले सकते हैं कि मेटल को उसके ओर से कैसे निकाला जाता है। और याद रखना, ओर क्या है, और वो कंटेंट है, वो मिनरल है जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली, है ना। some metals are found in the earth crust in free state, you know that. Some are found in
द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कंपाउंड के रूप में कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ फ्रीली होते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह की बात करें, these are very less reactive and they are often found in free state sometime। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट फ्री स्टेट में आपको मिल सकता है, तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ, वो आप याद रख सकते हैं। जैसे कुछ का तो मैंने बोला था ना, फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, इवन काफी हद तक कॉपर भी, ये आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। बट ऑल्दो ये सिल्वर या कॉपर आपको कंबाइंड रूप में भी मिल सकते हैं, कंबाइंड रूप से भी अवेलेबल होते हैं। सो ये बात यहाँ पे लिखी है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ फ्रीली अवेलेबल मेटल्स, यू कैन से दैट फ्रीली अवेलेबल एलिमेंट। बट कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स, यानी कि कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल है जो फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं, बट ये इनके सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर्स के रूप में भी मौजूद हो सकते हैं, और इन सल्फाइड या ऑक्साइड के ओर से आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इवन सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, दो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये अभी के अभी आपको याद रखना है। जो फ्री स्टेट में अवेलेबल मेटल्स है, तीन चार याद रख लो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इवन कॉपर भी आप याद रख सकते हो। ऑल्दो सिल्वर, कॉपर कंबाइंड रूप से भी मौजूद है, उसके ओर्स भी अवेलेबल होते हैं। किस रूप में? तो कॉपर या सिल्वर के ओर्स सल्फाइड के रूप में या फिर ऑक्साइड्स के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है ना? तो दो पॉइंट यहां से इस स्लाइड से हमें पता चल रहा है। एक और पॉइंट समझो, हमने देखा कुछ एलिमेंट्स टॉप लेवल पे आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एक्टिविटी सीरीज में, कुछ मिडिल लेवल पे आते हैं और कुछ काफी नीचे आते हैं। तो नीचे वाला तो सबको याद है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह, इवन कॉपर भी इसी के सीरीज में आएगा। ऑल्दो गोल्ड सिल्वर से ऊपर होता है प्लेटिनम। ठीक है ना? तो पहली बात तो आप जब टॉप एलिमेंट की बात करते हो, टॉप रिएक्टिव एलिमेंट की बात करते हो, तो सबसे पहले जेन में क्या आता है? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, ये सब टॉप पे आते हैं, ये तीन तो सबसे टॉप पे आते हैं। और इवन उसके बाद ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह की बारी आती है। सो द मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। मतलब ये इतना रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या इवन आयरन, इवन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये कभी भी फ्री स्टेट में अवेलेबल ही नहीं होता। वो ऑब्वियसली बहुत रिएक्टिव है, तो क्यों रहेगा ये फ्री स्टेट में? ठीक है ना? तो ये बात ऐसे याद रखिएगा। जो मिडिल में आते हैं, जैसे अब ऐसे ही देख लो, मैं कैजुअली अगर बताऊं तो ये पहला सीरीज है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को एक ग्रुप में रख दो, काफी टॉप पे है। जिंक, आयरन, लेड, इसको आप इवन कॉपर के साथ भी ले सकते हो। कॉपर में मैं स्टार लगा दे रहा हूं, कॉपर को आप मिडिल रेंज में भी ले सकते हो, क्योंकि जिंक, आयरन और लेड को मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत मिडिल के कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को और इवन प्लेटिनम को या तो आप सबसे लेस रिएक्टिव के कैटेगरी में रख दो, या सबसे नीचे जो तीसरा से मतलब ग्रुप हो गया उसके कैटेगरी में रख दो। मतलब कॉपर इसमें भी आ सकता है, मिडिल के टर्म में भी आ सकता है, और लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के टर्म में भी आ सकता है। तो याद रख सकते हो, लेकिन क्लियरली तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। सो मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, प्रोबेबली जिंक, आयरन, लेड को आप यहाँ पे इस कैटेगरी में रख सकते हो। कुछ हद तक कॉपर को भी रख दो, चलेगा, है ना? दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है। ठीक है? दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, ठीक है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि जो जिंक होता है या आयरन होता है या लेड जैसे मेटल्स होते हैं जो मॉडरेटली एक तरीके से मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं है। ऑब्वियसली इनके ओर्स किस रूप में होते हैं ये बोला गया आपको, तो इनके ओर्स आपको मिलेंगे जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या तो ऑक्साइड्स के रूप में मिलेंगे या सल्फाइड्स के रूप में मिलेंगे या फिर कार्बोनेट्स के रूप में, जिंक कार्बोनेट या एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये सब जो है ना, ये क्या है? जिंक, आयरन या लेड जो मिडिल में मौजूद एलिमेंट्स हैं, इनके ये ओर्स है, इन सब से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन आप ज्यादातर देखोगे कि इन मेटल्स के जो ओर्स है, ये ज्यादातर
ऑक्साइड्स के रूप में ज्यादा मिलते हैं, और मिलना भी चाहिए। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। ज्यादातर मेटल के ओर्स ऑक्साइड के रूप में होते हैं। ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। व्हाई इट इज? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, तो ये मेटल से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ऑक्साइड कॉमन तौर पर बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको ओर्स के कैटेगरी में। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। बाकी एक्टिविटी सीरीज को इसी आधार पर हमें डिकोड करना होगा कि कैसे हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके ओर से क्या प्रोसेस है, मिडिल वाले को कैसे निकाला जाता है, लेस रिएक्टिव वाले को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अगर उसके ओर अवेलेबल है तो। Thus, on the basis of the reactivity series or reactivity, we can group the metals into three following category. We have already done it. First, metals of low reactivity, नीचे जो होता है जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जैसे वही जिंक, आयरन, लेड हो गया। एंड मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब इसी में आता है। इवन कुछ हद तक मैग्नीशियम भी, है ना। So we can say that 1, 2, 3, three categories of metals we have: less reactive, moderate, we can say that average reactive, and very high reactive metals. So different techniques can be used for the obtaining the metals falling in each category. So अलग अलग टेक्निक से हम लोग अलग अलग कैटेगरी के मेटल्स को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेम टेक्निक हम हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए मेटल ओर्स के लिए नहीं यूज करते हैं। मतलब वही टेक्निक वो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए यूज नहीं करते जो लेस रिएक्टिव के लिए यूज किया जाता है। वही टेक्निक उस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता है जो मिडिल रिएक्टिविटी रेंज में आता है। तो सबके लिए अलग कैटेगरी होते हैं और बहुत सारे स्टेप्स के जरिए ये सारी चीजें कैरीड आउट की जाती है जिसको हमें समझना है। तो पहले एक जनरल डेटा दे देता हूं, ये आगे हमें इसको देखना भी है, समझना भी है। जैसे कोई ओर है, ठीक है ना, अब उस ओर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अलग अलग ओर से अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहली चीज आप ये समझो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप यहां से देख लो या अलग से मैं इधर दिखा देता हूं। पहला क्या है? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे इसमें क्या आता है, ऑब्वियसली हाईली रिएक्टिव की बात करता हूं तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जैसे एलिमेंट का नाम जहन में आना चाहिए। तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन ओर। जो भी ओर है उसको मॉल्टेन स्टेट में लाया जाता है ना, और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मतलब करंट को फ्लो किया जाता है और उसके बाद उससे आप प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक जनरल वे में आपको बता रहा हूं। नंबर 1 तो पहला हो गया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा, मीडियम कैटेगरी में मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, उसमें ज्यादातर ओर्स आपको या तो कार्बोनेट, ये इसमें कौन सा आता है, जिंक या आयरन या जिंक, आयरन या फिर इवन लेड भी आ सकता है। तो या तो कार्बोनेट होगा या फिर सल्फाइड ओर होंगे, है ना। तो अगर कार्बोनेट ओर्स के रूप में आपको इस तरीके के मेटल के ओर्स मिलते हैं या सल्फाइड के रूप में, सबसे पहले ना आपको इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल है उसके ओर्स सपोज कीजिए आपको कार्बोनेट के रूप में मिल रहा है या फिर सल्फाइड के रूप में मिल रहा है ना, जिंक कार्बोनेट मान लो, जिंक सल्फाइड मिल लो। तो अगर कार्बोनेट वाला ओर है तो उसको कैल्सिनेशन किया जाता है। ये सिस्टम है, गर्म करने का एक सिस्टम है, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। और अगर सल्फाइड है तो उसको रोस्टिंग किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कार्बोनेट, सी से कार्बोनेट, सी मतलब का, स मतलब सी आप समझ लो ऐसे सीधा, क तो सी मतलब कार्बोनेट, सी मतलब कैल्सिनेशन। कार्बोनेट वाले का कैल्सिनेशन और SR सल्फाइड ओर वाले का रोस्टिंग किया जाता है। ये दोनों को कैल्सिनेशन करो या रोस्टिंग करो, जो भी करो, फाइनली आपको क्या मिलेगा? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिलेगी। अगर ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया तो अब इस ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। ऑक्साइड का रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटाया जाता है इससे। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना, या तो ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन हटना मतलब रिडक्शन। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल को रिड्यूस करके मेटल मिलता है आपको और उसका फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो एक तरीका, एक कैटेगरी हो गया हाईली रिएक्टिव नंबर 1, मीडियम रिएक्टिव नंबर 2, नंबर 3 जो लो रिएक्टिव होते हैं, ज्यादातर उसके ओर्स आपको सल्फाइड ओर के रूप में मिलते हैं।
इसको कैल्सिनेशन नहीं, सल्फाइड जैसे मिला तो उसको रोस्टिंग ही करते हैं, ठीक है ना। सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग और कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन, ये अभी के अभी याद रख लो, ठीक है ना। और रोस्टिंग होने के बाद मेटल मिला और मेटल को फिर प्योर करने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है। कैसे करते हैं वो भी आगे मैं समझाऊंगा, अभी इंट्रोडक्शन है। मुझे लगता है ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने बताए इंट्रोडक्शन के कैटेगरी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही लाइन में अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं ना, तो मैं सिंपली बता सकता हूं कि इस नेचर में जो मेटल्स कंबाइंड रूप से रिसोर्सेज के रूप में उपलब्ध होते हैं उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। अर्थ क्रस्ट पे ये मौजूद है और उन मिनरल्स में से कुछ स्पेशल ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बेनिफिशियल होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, और उसमें किसी खास पर्टिकुलर मेटल का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उसी खास मिनरल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी खास मिनरल को हम ओर्स कहते हैं। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ओर्स कुछ और नहीं, एक तरीके का मिनरल है, स्पेशल मिनरल है। तो सभी ओर्स को मिनरल्स कह सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स को ओर्स नहीं कह सकते हैं। वही मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं जो स्पेशल होते हैं, जिसमें किसी खास पर्टिकुलर मेटल का अमाउंट ज्यादा होता है और उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। जब ओर्स की बात होती है तो अलग अलग प्रकार के ओर्स होते हैं। किसी मेटल के कार्बोनेट्स ओर्स होते हैं, किसी के सल्फाइड होते हैं, किसी के ऑक्साइड होते हैं। अगर आपको कार्बोनेट वाला या सल्फाइड वाला ओर्स है तो उसको आपको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, और ऑक्साइड जब मिल जाता है, अगर इस कैटेगरी की बात करें तो फिर उसका रिडक्शन किया जाता है ना। लेकिन हाईली रिएक्टिव जब अगर कोई मेटल होगा आपके पास, तो उसका जो ओर है सीधे सीधे उसको मॉल्टन स्टेट में लाइए और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। और बाकी जो लेस रिएक्टिव मेटल के ओर्स है जो सल्फाइड के रूप में मौजूद होता है, उनको रोस्टिंग करना होता है, और रोस्टिंग में कुछ किया जाता है। रोस्टिंग का अपना मतलब होता है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में कुछ फर्क है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, एक एक करके पूरा पॉइंट आपको बताऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, क्या आप जवाब दे सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, है ना। मतलब कोई ऐसा आपको पता है कि जो ओरिजिनली फ्री स्टेट में भी नेचर में उपलब्ध रहता है? आई थिंक दो तीन मेटल का जिक्र मैंने किया है, 3 या 4 मेटल का जिक्र किया है। लेकिन आपको यहाँ पे नेटिव स्टेट इन नेचर की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा कॉमन आंसर आपको देना है कॉपर। ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये जिंक है, ये सिल्वर है। तो सबसे कम रिएक्टिव इसमें से क्या लग रहा है आपको, है ना। अगर मुझे अगर गोल्ड और सिल्वर दिख रहा है, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम तो और भी नीचे आता है, गोल्ड के भी नीचे आता है, तो ये और ये मैं लगा दूंगा। ये गोल्ड है और ये सिल्वर है ना। तो क्या लगा दोगे इसको, गोल्ड एंड सिल्वर, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा सी ऑप्शन के साथ इसको लगा दो। फिलहाल एनरिचमेंट और ऑफ ओर का क्या मतलब होता है, देखो। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ओर है, किसी मेटल का एक खास ओर है। अब अगर ये ओर है तो बहुत संभव है कि ये अर्थ क्रस्ट से निकाला गया है, ये मिट्टी से निकाला गया है, माइंस से निकाला गया ये ओर। तो इसमें हो सकता है कुछ इम्प्यूरिटीज हो, इसके अंदर मिट्टी हो सकता है, या कुछ और अन्य तरीके के अनवांटेड सब्सटेंस, ये प्योर नहीं है ना। तो जो ओर्स हमें मिलते हैं माइंस से, खदानों से, उनमें इम्प्यूरिटीज होती है मे बी। तो उनको आपको इम्प्यूरिटीज फ्री करना है, उनको हटाना है एनरिचमेंट प्रोसेस के थ्रू, तभी जाकर के आपके पास प्योर ओर मिलेगा और फिर आगे का ऑपरेशन आप कैरी आउट करोगे। सो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, माइन से जब ओर्स को निकाला जाता है, they having some sort of contaminated impurities, we can say that large amount of impurities, जैसे मिट्टी हो सकता है, रेत हो सकता है इस ओर के अंदर। तो ये एक तरीके से अशुद्धियां है ना। इसको क्या बोलते हैं, इन इम्प्यूरिटीज को कहा जाता है टेक्निकली गैंग, ठीक है ना, जो ओर्स के अंदर है। और आपको इनको रिमूव करना होगा, यू हैव टू रिमूव दीज सॉर्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, तब जाकर के आप ऑपरेशन प्रोसीड कर सकते हो, ताकि मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़े, मतलब एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाए। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन से पहले साफ करना होगा, इम्प्योरिटीज को हटाना होगा। एंड इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को हटा करके ओर्स को एनरिच करने के लिए, है ना। द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग मतलब impurities from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore.
अब कौन सा प्रोसेस आप यूज करोगे ओर्स को मतलब इम्प्योरिटीज को, गैंग को रिमूव करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि गैंग या इम्प्योरिटीज जो किसी के अंदर है, ओर के अंदर है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल बिहेवियर क्या है, या जिस ओर से आप निकाल रहे हो उसके बिहेवियर क्या है। तो ये टोटली डिपेंड करता है और अलग अलग टेक्निक से यूज किया जाता है, अलग अलग टेक्निक को यूज कर सकते हैं आप इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आयरन का ओर है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है ना, आयरन का कोई ओर है और आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस ओर के अंदर कुछ मिट्टी या ऐसे कण हैं या सॉइल है जो नॉन मैग्नेटिक है। तो ये इसमें जो इम्प्योरिटीज है, आप कह सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस भी और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, मिट्टी विट्टी इसमें मौजूद है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन एक तकनीक होता है, उससे आप ऐसे कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो ओर था ना, उसका आपने डस्ट बना लिया, ठीक है ना, डस्ट टाइप का कुछ बना लिया, और इस डस्ट को एक मशीन है ये यहाँ पे, इस कन्वेयर बेल्ट पे आप धीरे धीरे गिराते हो और ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। देखो ये अभी आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें और भी है प्लस इम्प्योरिटीज गैंग भी है, ठीक है ना। लेकिन क्लियरली इसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। तो यहाँ जो एक रोलर लगा हुआ है ये MR है, मैग्नेटिक रोलर है। ये कन्वेयर बेल्ट से ये डस्ट आ रहा है, इसमें मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक दोनों पार्टिकल है। जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो इस रोलर के कारण इधर की तरफ गिर रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है, और जो मैग्नेटिक नहीं है वो दूर चला जाएगा, वो यहाँ इकट्ठा होगा। तो ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आपका इस कंटेनर में इकट्ठा हो गया और मैग्नेटिक वाला इस कंटेनर में इकट्ठा हो गया। तो एक तरीका है, ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का, है ना। तो ये चीज जब तक आप नहीं करोगे तब तक सीधे सीधे एक्सट्रैक्शन आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर गंदगी वाले ओर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये काम करना होगा। एनरिचमेंट का मतलब ये होता है गैंग फ्री करो आप इसको, इम्प्योरिटीज फ्री करो, साफ करो, शुद्ध करो, ताकि आगे सिस्टम आपके लिए आसान हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले जितनी भी बातों को हमने अभी कैरी किया उसको एक एक लाइन में रिवाइज कर लेते हैं। मिनरल क्या है? द सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मतलब मिनरल वो सब्सटेंस है, वो रिसोर्स है जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन स्पेशल मिनरल को ही ओर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओर एक तरीके का मिनरल है फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली। मतलब ऐसा मिनरल जिसको हम यूज करते हैं, वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है आसानी से, कम खर्चे में। तो वो मिनरल स्पेशल मिनरल हो जाता है और उसी को ओर कहा जाता है। ऑल दो और एक प्रकार का मिनरल ही है। गैंग की बात अभी हमने देखी। दो अर्थी इंप्योरिटीज जो होते हैं ना, फाउंड, जैसे मिट्टी में मौजूद, मतलब अगर माइंस के अंदर से आप ओर्स निकालते हो तो उसमें मिट्टी हो सकता है, रेत के कण हो सकते हैं, इसको गैंग कहते हैं, इंप्योरिटीज है एक तरीके का। और फ्लक्स क्या होता है? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको ऐड करना पड़ता है। द सब्सटेंसेस एडेड टू ओर टू रिमूव गैंग पार्टिकल्स। मतलब एक और है आपके पास, उसमें कुछ इंप्योरिटीज है, उसको हटाने के लिए आपको कुछ और चीजें ऐड करनी होती है। तो जो चीजें आप ऐड करते हो ना, उसको फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप गैंग और फ्लक्स को एक साथ मिला दोगे तो इन दोनों से एक टर्म बनता है, इसको स्लैग कहा जाता है, SLAG। स्लैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स, द फ्यूजिबल मास फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स। तो फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो गैंग को हटाने के लिए यूज किया जाता है, वो उसको ऐड करना होता है अशुद्धियों को हटाने के लिए। अगर एक साथ गैंग और फ्लक्स मिलकर के कंबाइंड मास तैयार होता है तो उसी को कंप्लीटली हम लोग स्लैग के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है। मिनरल क्या है, और क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स और गैंग मिलकर के क्या बनाता है, तो उसको स्लैग कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चूंकि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इन टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूं, आज इंट्रोडक्शन है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन से संबंधित जो बेसिक पॉइंट आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है, उसमें हमने देखा कि कैसे मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास मेटल आता है। कुछ फ्रीली अवेलेबल होते हैं। एक जनरल पॉइंट हमने देखा कि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर जो होता है उसका अपना एक सिस्टम है,
मिडिल में होता है उसका अपना एक सिस्टम है, और जो लोअर लेवल पे होता है उसका अपना एक सिस्टम है। और आज के डिस्कशन का सबसे कोर मुद्दा जो है ना वो यही है, ये वाला स्लाइड जो आप देख रहे हो। लेकिन इसको हमें आगे डिस्कस करना है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। आज का सेशन तो चलो टाइम हो गया, आपने सेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करना, ये तो इंट्रोडक्शन था ना, आगे की चीजों को मैं आगे बताऊंगा अगले सेशन में। फिलहाल मैं कहूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए। मैं अगली क्लास में इसके बाकी के किस्से को आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।